हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे थे और जिसमें हम लोग डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के संबंध में जान चुके हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में बात किए मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर की संबंध में हम लोग जाने। सेकंड में बात किए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में हम बात किए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। फोर्थ में हम लोग बात किए डेंसिटी, यहाँ तक के टर्म को पढ़ चुके थे। और फिफ्थ नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हम कुछ बातों को लिखा चुके हैं, ध्यान दें। आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी जो भी कहें, तो इसमें भी एक पॉइंट आपको हम लिखा चुके हैं जहां हम लोग कंपैरेटिव स्टडी की बात किए थे। क्या देख रहे थे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वह पीरियोडिक टेबल की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वह पीरियोडिक टेबल में क्या है, राइट हैंड साइड में है। जबकि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वह इन दोनों के बीच में होता है। इस क्या होता है, तो एस ब्लॉक के राइट हैंड साइड होता है, जबकि पी ब्लॉक के क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। और आप जान रहे हैं कि अगर हम बात करें किसी पीरियड में तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। इट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होनी चाहिए वो एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वह एस से क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वह लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक मेटल्स। अगर यहाँ जो मेटल हो उनसे इसका कंपैरिजन करें तो क्या पाएंगे, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जबकि यह क्या होगा, लेस होगा। जबकि एस ब्लॉक से हम कंपैरिजन किए तो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ये क्या होगा, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, क्योंकि ये तो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो एस ब्लॉक से कम होगी, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एस ब्लॉक से क्या होगा, कम होगा। जबकि पी ब्लॉक से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस बात को हम लोग लिख चुके थे कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो एस ब्लॉक से ज्यादा होती है, जबकि पी ब्लॉक मेटल से कम होती है, पी ब्लॉक से कम होता है। इट मींस हम कह सकते थे कि यह क्या है, यह लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक बट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक। तो कंपैरेटिव स्टडी की बात हो गई। अब बात करें किसी पर्टिकुलर सीरीज में, तो जब आप किसी पर्टिकुलर सीरीज में बढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान इंक्रीज धीरे धीरे क्या होता जाएगा। इन जनरल 10 जगहों में अगर हम देखें तो 6 से 7 जगह आप देखेंगे कि इंक्रीज है, 2 से 3 जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी तो कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी पर्टिकुलर सीरीज की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन इस केस में आप जो इंक्रीज देखेंगे वो एस या पी ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो जैसे लिथियम का मान लें 520 है, इसका हो जाता है 899 के आसपास, इसका हो जाता है 800 के आसपास, इसका 1012 के आसपास, नाइट्रोजन का हो जाता है 1402 के आसपास, 1402 के आसपास, ऑक्सीजन का हो जाता है 1314 के आसपास है, फ्लोरीन का 1680 के आसपास है, और नियन का 2080 के आसपास हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि इस केस में चेंज जो हो रहा है वह ज्यादा चेंज हो रहा है, जबकि आप डी ब्लॉक वाले में जो पाएंगे वहां इतने ज्यादा का चेंज नहीं देखेंगे, वहां क्या होगा, स्लाइट इंक्रीज, जनरली बहुत ही कम का चेंज हो रहा होगा।
तो आइए सब सेकेंड पॉइंट में हम लिखते हैं in a particular transition range, ionization energy value, IE value increases gradually from left to right with some irregular trend फुल स्टॉप दे दें और इसी पॉइंट के अंतर्गत पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये तो देखिए कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में आप जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली। प्राय क्या होता है, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाने पे विथ सम इरेगुलर ट्रेंड, कुछ जगह इरेगुलर बिहेवियर होगा, कहीं डिक्रीज कर जाएगा कहीं इंक्रीज कर जाएगा, इस तरह की बातें होंगी। ठीक, अब फुल स्टॉप दें, इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं however the variation in ionization energy value along a series of transition metals is much lesser in comparison to the variation along a period of non-transition elements along a period of non-transition elements। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बताए कि किसी पर्टिकुलर सीरीज में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जनरली क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ जगह एक इरेगुलर ट्रेंड पाया जाएगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलेगा। और इनके आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू में जो वेरिएशन होता है, जो चेंज होता है, वो बहुत ही स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू चेंज इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि हम बात करें एसपी में, तो वहां पीरियड में जाने पे हम जिस ढंग का चेंज देखते हैं, यहाँ उस ढंग का चेंज देखने को नहीं मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम देख के वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स क्या हैं, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, एंड जिंक, इन सभी का हम आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लिख रहे हैं। आपके बुक में आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेबल बना के दिया हुआ भी होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल। स्कैंडियम का दिया हुआ है 631, यह है 656, यह है 650, यह है 653, यह है 717,
717, यह 762, यह हमारा है 758, ये निकेल का जो हमारा है वह है 736, यह है 745 और यह है 906, ये हमारा है 906। ये हमारा है फर्स्ट IE फर्स्ट आई। हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए वो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए और ऑलमोस्ट क्या होता है तो आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट क्या होता है तो डबल हो जाता है। ठीक, इन जनरल देखें तो इसका जो है वो दिया हुआ है 1235, यह है 1309, यह हमारा है 1414, इसके बाद का है 1592, इसके बाद का देखिए है 1509, यहाँ हमारा है 1561, यहाँ देखेंगे क्या है 1644, यहाँ है 1752, यहाँ है 1958 और यहाँ है 1734। अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है IE थर्ड की बात करें तो इसका वैल्यू है 2393, यह है 2657, यह है 2833, यह है 2990, यह है 3260, यह क्या है 2962, यह है 3243, 3402, 3556 और यह है 3837। तो आप क्या देख रहे हैं? आइए हम अगर बात करें तो देख रहे हैं कि पर्टिकुलर सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान इंक्रीज किया, यहाँ क्या हो गया डिक्रीज कर गया, यहाँ फिर क्या हुआ है इंक्रीज किया है, यहाँ क्या हुआ है इंक्रीज किया है, यहाँ क्या हुआ है इंक्रीज किया है, यहाँ फिर देखिए जाके क्या हो गया डिक्रीज कर गया, यहाँ से यहाँ फिर क्या हो गया डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज किया, फिर क्या हुआ इंक्रीज किया। तो 10 जगह में 7-8 जगह हम देख रहे हैं 7 जगह क्या है इंक्रीज है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इन जनरल ये क्या होता है इंक्रीज करता है, इन जनरल क्या होता है इंक्रीज करता है, कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड भी हो रहा है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज और जिंक का क्या है तो रिलेटिवली हाइयर है, क्यों तो इसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण D5 जबकि वहां क्या है D10। तो हम क्या देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट IE फर्स्ट फॉर मैग्नीज एंड जिंक आर कंपैरेटिवली हाइयर। ऐसा क्यों है तो एज ए रिजल्ट ऑफ ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल यहाँ एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा फुल फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू किए, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, सेकेंड के केस में क्या होगा कि मोनो पॉजिटिव हो गया उससे आप इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा, तो जैसे ही +1 में आएगा तो क्रोमियम क्या हो जाएगा 3D5 हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा हमारा 3D10 हो जाएगा। तो I इज सेकेंड वैल्यू फॉर क्रोमियम एंड कॉपर और क्या होगा कंपेयर रिलेटिवली हाइयर। क्यों होगा बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन chromium and copper acquired a stable electronic configuration। acquires क्या करता है 3D5 and 3D10 a stable electronic
कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है इस कारण। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो रिलेटिवली किसके लिए ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीज और फिर क्या, जिंक के लिए। IE थर्ड फॉर मैग्नीज एंड जिंक और क्या होगा, रिलेटिवली हाइयर, आर रिलेटिवली हाइयर, आर रिलेटिवली हाइयर। तो फर्स्ट में हम यह देखें कि क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर सीरीज में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो इन जनरल ये धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है विद सम इर्रेगुलर ट्रेंड। तो कुछ इर्रेगुलर ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है और ये जनरल क्या होता गया, इंक्रीज करता गया। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान फर्स्ट से ज्यादा होना चाहिए, सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, वैसा भी देख रहे हैं। लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं कि ये रिलेटिवली किसका, तो क्रोमियम का और कॉपर का ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पे अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का हो जाएगा और स्टेबल क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। लेकिन जब 3 की बात करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अब मैग्नीज में क्या होता है 3d5 4s2, उसका तो 4s2 पूरा निकल गया, अब 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो हाफ फिल्ड होने का मोर स्टेबल है। और यहाँ जो निकलेगा वो क्या 3d10 से निकलेगा, वो d क्या है, कंप्लीटली फुलफिल्ड होने के कारण मोर स्टेबल है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कुछ हद तक क्या होगा, टफ होगा। इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, आप इसे लिख लें, कहीं कोई दिक्कत। आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंट सीरीज में दर्शा रहे हैं कि ऊपर से नीचे वाले में क्या हो रहा है, इसे हम दर्शाना चाहेंगे। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ट्रांजिशन सीरीज का हम दर्शाना चाह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहां देखते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और यहां देखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आएंगे तो इट्रियम, जिरकोनियम, निबोमियम, मोलिब्डेनियम, टाइटेनियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो यहाँ क्या है, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, हाइड्रागैडियम। आइए हम बुक से एनसीईआरटी में तीनों सीरीज का नहीं दिया है, हम तीनों सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देख के लिख रहे हैं, जरा ध्यान दें। हाँ, एक का तो वहां भी दिया हुआ था किलो जूल पर मोल में, 631, 656, 650, 653, 717, 762, 758, 758 के बाद है 736, 745, 906, 906। दूसरे में आइए 616, यह है 674, 674,
यह है 664, यह है 685, इसके बाद है 703, 703, 711, इसके बाद देखें 720, 720 के बाद है 804, 804, 731, 876, 876। अगर हम बात करें थर्ड ट्रांजिशन फ्रेज की तो देखिए यहाँ हमारा क्या है 541, यह है 760, 760, 770, 759, 840, 840 के बाद क्या है 900, इसके बाद क्या है 870, 870 के बाद 889, 1007। तो देखिए अब इससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो जरा एक मिनट ध्यान से देखिए। फर्स्ट सीरीज में देखिए उसी ढंग की बात थी, सेकंड सीरीज में देखिए यहाँ भी क्या होगा, तो इन जनरल बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ता गया, यहाँ फिर क्या हो गया डिक्रीज कर गया। यहाँ देखिए इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ भी क्या है इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ फिर क्या है इंक्रीज है। तो इन जनरल वैल्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसमें देखिए 541, 760, 760, 770 सब क्या होता गया, यहाँ से इंक्रीज किया, ये तो कांस्टेंट किया लगभग इंक्रीज ही हुआ है। इसमें देखें यहाँ क्या हो गया डिक्रीज कर गया, फिर से वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ। यहाँ क्या देख रहे हैं फिर से वैल्यू इंक्रीज किया, और वहां भी क्या देख रहे हैं फिर से वैल्यू क्या हो जा रहा है इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो इन जनरल आप क्या देखते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता जा रहा है इंक्रीज करता जा रहा है विथ सम इररेगुलर। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ तो बड़ा गजब ढंग का ट्रेंड देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से यहाँ आए, ये फर्स्ट तीसरे ग्रुप में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है। ऊपर से नीचे आने पे जैसा घटता जाना चाहिए यहाँ घटता गया है, ठीक। यहाँ से यहाँ में क्या हो गया इंक्रीज कर गया, यहाँ से यहाँ में इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज है और इधर भी इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज है, यहाँ क्या है इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज है, यहाँ से यहाँ क्या है इंक्रीज है। इस 3D और 4D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आप जो जान रहे हैं कि ये ग्रुप पीरियड का जो हम कंसेप्ट लेते हैं, जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, एक मिनट बंद करो आवाज आ रही है। तो क्या देख रहे हैं ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ग्रुप है। तो आप देखें यहाँ तीसरे वाले में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहां से, क्योंकि यहाँ तक में क्या होता है इस यहाँ जाता है 3D1, यहाँ 4D1 और यहाँ क्या ये हमारा चौथा है तो इसमें 3D होगा, ये पांचवा है तो इसमें क्या 4D, और ये छठा है तो क्या होगा 5D। इस यहाँ होता है 6s2 5D1, लेकिन इस केस में क्या होता है 6s2 4f14 5D2 5D2। तो अब जितना भी यहां से है सब में ये 4f14 तो रहेगा ही, क्योंकि भैया यहाँ के बाद ही क्या होता है 14 एलिमेंट चला जाता है f ब्लॉक में 58 to 71, जिसे हम क्या कहते हैं लेंथेनाइड्स, जिसे क्या कहते हैं लेंथेनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड में जो गया तो अब इलेक्ट्रॉन तो गया f सबसेल में, ये f सबसेल का शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है पार्शियल होता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट पार्शियल है, z स्टार इक्वल्स टू क्या होता है तो z माइनस सिग्मा, z माइनस सिग्मा, ठीक। तो z में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है जबकि सिग्मा में इंक्रीज क्या हो रहा है कम हो रहा है।
तो जेड स्टार क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जेड स्टार इंक्रीज कर गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यही रीजन है कि ऊपर से नीचे आने पे ऑर्बिट नंबर देख रहे हैं बढ़ भी रहा है, फिर भी आप जान रहे होते हैं कि दूसरे और तीसरे सीरीज का साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो अब इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि हम क्या जान रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे इन जनरल एस और पी वाले में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। डी वाले का तो कोई जनरल ट्रेंड होता ही नहीं है। 3D और 4D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इरेगुलर है, कहीं बढ़ा है, कहीं क्या हुआ है, घटा हुआ है। कोई जनरल ट्रेंड नहीं बोल सकते, कहीं घटा है, कहीं क्या हुआ है, बढ़ गया है। लेकिन 5D सीरीज एक्सेप्ट थर्ड को छोड़ दें, तीसरे ग्रुप को छोड़ दें, क्योंकि साइज वाले में, रेडियस वाले में भी आप देखे थे, तीसरे ग्रुप में रेडियस इंक्रीज कर जा रहा था, लेकिन चौथे वाले से रेडियस दोनों का क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। रेडियस दोनों का रेडियस क्या एटॉमिक रेडियस क्या हो गया था, दोनों का सेम हो गया था। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां से ना एप्लीकेबल होगा, इसमें थोड़ी एप्लीकेबल होगा, यहां तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 3D और 4D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी तो इरेगुलर होती है, लेकिन 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ 4f इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वह क्या होता है, पार्शियल होता है, इस कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। इसी कारण देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो बढ़ जा रहा है ऊपर से नीचे आने पे, इसी कारण आपका क्या होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम, इरिडियम, ये सब क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम एक ढंग से नोबल मेटल है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई है, इसलिए ये जनरली क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। इनके नोबल मेटल होने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा होना भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक, तो आइए इसके नीचे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना बाद में लिखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D and 4D series, 3D and 4D series are irregular while those of 5D series have much higher ionization energy than 3D and 4D series. Then 3D and 4D series तो मैं देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात करते हैं। This is due to the greater effective nuclear charge in these elements as a result of ineffective shielding of the nucleus by 4f electrons कि 4f इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इनइफेक्टिव शील्डिंग होता है। इस कारण अब क्या होगा, तो इन एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बातें हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी की, सारी की सारी बातें खत्म हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और जहां हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन ना मिले। आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से, एटलीस्ट वन। तो आइए हेडिंग करें ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स